बच्चों, आज सममिश्र संख्याओं का ज्यामितीय निरूपण के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी समतल में परस्पर दो लंब रेखाएं x o x डैश और y o y डैश हैं तथा o मूल बिंदु है। प्रत्येक सममिश्र संख्या ab अर्थात ये बराबर a प्लस ib समतल में एक बिंदु PAB द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार का समतल एक सममिश्र समतल कहलाता है। और x डैश o x जिसमें बिंदुओं की संख्याओं यानी रियल पार्ट यानी a0 इज इक्वल टू a से संगतता है, वास्तविक अक्ष कहलाता है। तथा अक्ष y डैश o y जिसके बिंदुओं की अधिकल्पित संख्याओं यानी 0b इज इक्वल टू IB से संगतता होती है, अधिकल्पित अक्ष कहलाता है। बिंदु PAB के द्वारा सममिश्र संख्या Z इज इक्वल टू AIB को निरूपित करता है, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। यहाँ पर जो x अक्ष है उसको हम वास्तविक अक्ष कहते हैं और जो y अक्ष है उसको अधिकल्पित अक्ष कहते हैं। इसमें जो रियल भाग है, रियल पार्ट है, रियल पार्ट को हम x अक्ष में रिप्रेजेंट करते हैं यानी वास्तविक अक्ष में रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इमेजिनरी भाग है, अधिकल्पित भाग है, उसको हम y अक्ष की हम दिशा रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह हम किसी भी सममिश्र संख्या को इस समतल पर प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसको सममिश्र समतल कहते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं कि किसी सममिश्र संख्या का मापांक क्या होता है। तो जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, मूल बिंदु O से बिंदु PAB तक की दूरी यानी OP को सममिश्र संख्या Z इज इक्वल टू A प्लस IB का मापांक या मॉडुलस कहते हैं। इसे मॉड ऑफ Z से प्रकट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अब जैसा कि चित्र में देख रहे हो कि अपन बिंदु P को PAB को ग्राफ में निरूपित किए हैं और P को O से मिलाने से OP का मान जिसको R से प्रदर्शित किया गया है। और इसमें जो OM का मान है जो वास्तविक अक्ष पर है वो A है और M से जो P की दूरी है वो B है। और जो त्रिभुज है OMP ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय लगाकर R का मान ज्ञात करते हैं। तो समकोण त्रिभुज OMP में पाइथागोरस की प्रमेय से OP का वर्ग बराबर OM का वर्ग धन PM का वर्ग। अब OP बराबर होता है, OP बराबर लिखा जा सकता है, चूंकि जो वर्गमूल ले लेते हैं तो अंडर रूट OM का वर्ग धन PM का वर्ग। अब OP का मान R है तो OP की जगह पर R लिख देते हैं। OM का मान A है तो OM की जगह पर A लिखते हैं तो A स्क्वायर हो गया। प्लस PM का मान B है तो उसके जगह पर B रख देते हैं यानी B स्क्वायर प्राप्त हो गया। तो R इज इक्वल टू हुआ अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अतः मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू मॉड ऑफ A प्लस IB इज इक्वल टू R और यह बराबर होता है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यही मापांक हो गया। अब अगला लेते हैं, किसी सममिश्र संख्या का कोणांक क्या होता है। जैसा कि चित्र में देख रहे हो, यदि PAB सममिश्र संख्या Z इज इक्वल टू A प्लस IB जिसका मान शून्य न हो को निरूपित करता है, तब उस कोण थीटा के परिमाण को जो रेखा OP वास्तविक अक्ष के धनात्मक भाग OX के साथ बनाती है, सममिश्र संख्या Z का कोणांक कहते हैं। और जब कोई कोण थीटा को OX के वामावर्त अभिदिशा में मापा जाता है तो कोणांक धनात्मक होता है और तथा जब उसे ऋणात्मक व दक्षिणावर्त अभिदिशा में मापा जाता है तो कोणांक ऋणात्मक होता है। अब चलिए आगे देखते हैं, किसी सममिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप या त्रिकोणमितीय रूप। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, माना बिंदु PAB सममिश्र संख्या Z इज इक्वल टू A प्लस IB को निरूपित करता है।
माना बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी r तथा रेखा OP वास्तविक अक्ष OX से थीटा कोण बनाती है। इस प्रकार r सममिश्र संख्या का मापांक तथा थीटा कोणांक है। अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज OMP में, जैसा कि चित्र में देख रहे हो, OMP त्रिभुज में cos थीटा का मान निकालते हैं। तो cos थीटा बराबर चूंकि होता है आधार बटे कर्ण। अब इस समकोण त्रिभुज में आधार भुजा OM है और कर्ण भुजा OP है, तो cos थीटा बराबर हो गया OM अपान OP। अब चूंकि OM का मान A है और OP का मान R है, तो हम इसको लिख सकते हैं बराबर A अपान R, और इसे सरल करने पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा हमें प्राप्त होता है कि A इज इक्वल टू R cos थीटा। ठीक इसी तरह हम साइन थीटा का मान निकालते हैं। चूंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब भुजा PM है और कर्ण भुजा OP है, और PM का मान B है और OP का मान R है, तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू B अपान R। सरल करने पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा B इज इक्वल टू R साइन थीटा प्राप्त हो जाता है। अब A और B के इस मान को सममिश्र संख्या के में रख देते हैं। तो सममिश्र संख्या है Z इज इक्वल टू A प्लस IB। इसमें A के जगह पर हम A R cos थीटा प्लस I B के जगह पर R साइन थीटा लिख देते हैं। तो अतः Z इज इक्वल टू A प्लस IB इज इक्वल टू R इंटू R कॉमन ले लेते हैं, R इंटू छोटे कोष्टक में cos थीटा प्लस I साइन थीटा प्राप्त हो जाता है। यही ध्रुवीय रूप हो गया। अब इन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि निम्नलिखित सममिश्र संख्याओं के मापांक ज्ञात कीजिए। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे A पार्ट में है 3 + 4i, B में है √3 - i, C में है 1 + i, D में है 1 - √3i, E में है 1 + √2i और F में है 1 - i अपान 1 + i। पहले पार्ट को ले लेते हैं। पहला पार्ट है 3 + 4i, मापांक ज्ञात करना है यानी मॉडुलस ऑफ 3 + 4i इज इक्वल टू, इसका मान होता है √a² + b², जहाँ a रियल पार्ट है और b इमेजिनरी पार्ट है। दोनों पार्ट का वर्ग करके जोड़ के वर्गमूल ज्ञात करते हैं, यही मापांक होता है। तो दिए गए प्रश्न में रियल पार्ट 3 है यानी 3 का वर्ग हो गया, प्लस इमेजिनरी पार्ट 4 है तो चार का वर्ग हो गया, इज इक्वल टू सॉल्व करने पर √3 का वर्ग यानी 9 प्लस 4 का वर्ग 16 प्राप्त हो जाता है, जिसको जोड़ने पर हमें इज इक्वल टू √25 मिला और √25 का मान बराबर हो जाता है 5 के। इस तरह पार्ट ए का मापांक मालूम हो गया। अब देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी है √3 - i। √3 - i का मापांक ज्ञात करते हैं यानी मॉड ऑफ √3 - i इज इक्वल टू सूत्र √a² + b² का प्रयोग करते हैं, यानी रियल पार्ट का वर्ग। रियल पार्ट यहाँ पर √3 है, √3 का वर्ग प्लस इमेजिनरी पार्ट का वर्ग यहाँ पर -1 है यानी -1 का वर्ग, जिसको सरल करते हैं तो इज इक्वल टू √3 + 1 प्राप्त हुआ। 3 + 1 मीन्स 4 हुआ, जिसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू √4 और √4 का मान होता है 2। इस तरह मापांक मालूम हो गया। बी पार्ट होने के बाद अब सी पार्ट लेते हैं। सी पार्ट में है 1 + i, मॉड ऑफ 1 + i मालूम करते हैं, जिसको हम √a² + b² के अनुसार लिख सकते हैं रियल पार्ट का वर्ग यानी 1 का वर्ग प्लस इमेजिनरी पार्ट का वर्ग यानी 1 का वर्ग इज इक्वल टू √1 का वर्ग यानी 1 प्लस 1 का वर्ग फिर से 1 यानी 1 + 1 यानी 2 हुआ, इज इक्वल टू √2। इसका मापांक मालूम हो गया। अब डी पार्ट लेते हैं। डी पार्ट में है 1 - √3i, मॉड ऑफ 1 - √3i इज इक्वल टू लिख सकते हैं √ रियल पार्ट का वर्ग यानी 1² प्लस इमेजिनरी पार्ट का वर्ग, जो इमेजिनरी पार्ट यानी -√3 है यानी -√3 का वर्ग। सॉल्व करने पर हमें मिलेगा √1 + 3, 1 + 3 मीन्स 4
इज इक्वल टू √4 और √4 का मान होता है 2। इस तरह से मापांक बराबर हो गया 2। अब ई पार्ट लेते हैं। 1 + √2i है। मॉड ऑफ 1 + √2i इज इक्वल टू √a² + b² के आधार पर, तो रियल पार्ट का वर्ग 1 है, 1 का वर्ग हो जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट का वर्ग, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ √2 है तो √2 का वर्ग हो जाएगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू 1/1 √1 + 2 हो गया, इज इक्वल टू √3। तो ई पार्ट का भी मापांक मालूम हो गया। अब लेते हैं एफ पार्ट जो है 1 - i/1 + i। तो एफ पार्ट में पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 - i/1 + i को पहले हम इसके हर को वास्तविक बनाते हैं। वास्तविक बनाने के लिए हर में विद्यमान मान के बीच के चिन्ह को बदल करके उसके अंश और हर में उस समृद्ध संख्या के अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो हर में है 1 + i, तो यहाँ बीच का चिन्ह बदलने पर हमें मिलेगा 1 - i। 1 - i का अंश और हर में गुणा कर देते हैं, तो 1 - i/1 + i इंटू 1 - i/1 - i मिला, जिसको सरल करते हैं तो ये देखते हैं कि अंश 1 - i का होल स्क्वायर हुआ। उसके आधार पर खोलने पर हमें मिलता है 1 - 2i + i², और हर में a + b और a - b के फॉर्म में मिलता है, तो इसको a² - b² के आधार पर लिख सकते हैं, 1 का वर्ग माइनस i का वर्ग, जिसको सॉल्व करने पर अंश में हमें मिलता है 1 - 2i - 1, चूँकि i² की जगह पर -1 रख देते हैं, अपान हर में 1 + 1, चूँकि i² का मान -1 यहाँ भी होता है और माइनस माइनस प्लस बन जाता है, इसलिए हर में 1 + 1 प्राप्त होता है। अंश में 1 और 1 कैंसिल होकर शून्य हो जाता है, घटकर शून्य हो जाता है, चूँकि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो 1 और 1 घटकर शून्य हो जाता है, तो केवल बचता है -2i और हर से बचता है 2। 2 कैंसिल होने पर इसका मान प्राप्त हुआ -i। अब इसका मॉड ज्ञात करना है, तो अतः मॉड ऑफ 1 - i/1 + i इज इक्वल टू, चूँकि उसी की वैल्यू जो है -i प्राप्त है, तो मॉड ऑफ -i इज इक्वल टू √a² + b² का प्रयोग करके इसको हम हल करते हैं, तो जिसमें हमें ये मिलता है कि यहाँ रियल पार्ट 0 है, तो यानी 0 का वर्ग, प्लस यहाँ इमेजिनरी पार्ट -1 है, तो यानी -1 का वर्ग, जिसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है √1 और √1 का मान होता है 1। इस तरह से हम मापांक के प्रश्न को हल कर लिए। अब आगे प्रश्न है, निम्नलिखित समृद्ध संख्याओं के पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब चलिए पूर्णांक ज्ञात करते हैं, जिसमें ए पार्ट है 1 - i, बी पार्ट में है -√3 + i, सी पार्ट में है -1 -√3i, डी पार्ट में है -1 + i। तो चलिए पहले पार्ट को लेके चलते हैं। पहला पार्ट है 1 - i। मान लेते हैं कि माना 1 - i इज इक्वल टू r इंटू कोष्टक में cos θ + i sin θ। अब दोनों पक्षों से हम वास्तविक भाग की तुलना करते हैं, तो हमें मिलता है r cos θ इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब अधिकल्पित भाग की तुलना करते हैं दोनों पक्षों से, तो हमें प्राप्त होता है r sin θ इज इक्वल टू -1। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब इन दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ देते हैं, तो वर्ग करके जोड़ने पर हमें मिलता है r² इज इक्वल टू कोष्टक में cos² θ + sin² θ इज इक्वल टू 1² + -1², जिसको हल करने पर हमें 2 मिला। और हम जानते हैं कि cos² θ + sin² θ इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ 1 रख देने पर हमें मिलता है r² इज इक्वल टू 2, और जिसे सॉल्व करने पर r इज इक्वल टू √2 प्राप्त होता है। इसको इक्वेशन थर्ड लिख देते हैं। अब इक्वेशन थर्ड से r के इस मान को समीकरण 1 और 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखते हैं तो हमको मिलता है √2 cos θ इज इक्वल टू 1, जिसको सॉल्व करने पर cos θ इज इक्वल टू 1/√2 मिला, और इसको हम इक्वेशन 4 लिख देते हैं। अब समीकरण 2 में r के इस मान को रखने पर हमें मिलता है √2 sin θ इज इक्वल टू -1, जिसे सॉल्व करने पर sin θ इज इक्वल टू 1/√2 मिलता है। इसको इक्वेशन 5 लिख देते हैं।
अब यहाँ देखते हैं कि कॉस थीटा पॉजिटिव है, साइन थीटा निगेटिव है, यानी अब चौथे चतुर्थांश में कोसाइन धनात्मक तथा साइन ऋणात्मक होता है। तब यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा, -45 अंश हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं -π/4। अब चलिए यही कोणांक हो गया पहले पार्ट में। अब चलिए बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में है -√3 +i -3 को मान लेते हैं कि माना -√3 i = r cos थीटा +i sin थीटा। दोनों पक्षों से वास्तविक भाग और अधिकल्पित भाग की तुलना करते हैं। वास्तविक भाग की तुलना करने पर हमें मिलता है r cos थीटा = -√3, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और अधिकल्पित भाग की तुलना करने पर हमें मिलता है r sin थीटा = 1, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। दोनों समीकरणों को वर्ग करके जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है r² इंटू कोष्टक में cos² थीटा + sin² थीटा = -√3 का वर्ग + 1 का वर्ग, जिसे सरल करने पर हमें मिलता है 3 + 1, और 3 + 1 मीन्स 4 हुआ। अब चूंकि हमें मालूम है कि cos² थीटा + sin² थीटा = 1 होता है, तो इसके जगह पर 1 रखने पर हमें मिलता है r² = 4, और जिसे सॉल्व करने पर r = 2 मिला। इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। इक्वेशन थर्ड से r के इस मान को इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में रख देते हैं। तब हम जब इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो 2 cos थीटा = -√3 मिलता है, जिसको सॉल्व करने पर cos थीटा = -√3/2 प्राप्त होता है। इसे इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं। इसी तरह इक्वेशन सेकंड में r = 2 रख देते हैं, तो हमें मिलता है 2 sin थीटा = 1, जिसे सॉल्व करने पर sin थीटा = 1/2 मिला, और इसे हम इक्वेशन फिफ्थ मान लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि cos की वैल्यू निगेटिव है और sin की वैल्यू पॉजिटिव है। अब दूसरे चतुर्थांश में कोसाइन ऋणात्मक होता है तथा साइन धनात्मक होता है। अतः समीकरण 4 एवं 5 से थीटा की वैल्यू हमको दूसरे चतुर्थांश में यानी मिलेगा, और थीटा = 150 अंश हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 5π/6। तो थीटा = 5π/6 यही कोणांक हुआ। अब चलिए इसी तरह हम सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। सी पार्ट है -1 -√3i -1 -√3i, जिसको हम मान लेते हैं कि माना -1 -√3i = r इंटू कोष्टक में cos थीटा + i sin थीटा। अब दोनों पक्षों से वास्तविक भाग और अधिकल्पित भाग की तुलना करते हैं। पहले वास्तविक भाग की तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है r cos थीटा = -1, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं। अब अधिकल्पित भाग की तुलना करने पर हमें मिलता है r sin थीटा = -√3, इसको इक्वेशन सेकंड लिख देते हैं। अब इन दोनों समीकरणों को दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ देते हैं, तो हमें प्राप्त होता है r² कोष्टक में cos² थीटा + sin² थीटा = -1 का वर्ग + √3 का वर्ग, जिसको हल करने पर हमें मिलता है 1 + 3, 1 + 3 मीन्स 4। अब हमें मालूम है कि cos² थीटा + sin² थीटा = 1 होता है, 1 रख देते हैं तो हमें प्राप्त होता है r² = 4, जिसे सॉल्व करने पर r = 2 मिला। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब इक्वेशन थर्ड से r के इस मान को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर हमें मिलता है 2 cos थीटा = -1, जिसे सॉल्व करने पर cos थीटा = -1/2 मिलता है। इसको इक्वेशन 4 लिख देते हैं। अब r के इस r = 2 इस मान को हम इक्वेशन सेकंड में रखते हैं, तो हमें मिलता है 2 sin थीटा = -√3, जिसे सॉल्व करने पर sin थीटा = -√3/2 मिला। इसको इक्वेशन फिफ्थ मान लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि cos का मान निगेटिव है, sin का मान भी निगेटिव है। अब तीसरे चतुर्थांश में कोसाइन और साइन दोनों ऋणात्मक होते हैं। अतः समीकरण 4 और 5 से थीटा = -120 हो जाएगा,
जिसको हम लिख सकते हैं -2π/3। इस तरह यह जो थीटा का मान है -2π/3 ये पूर्णांक हो गया। अब डी पार्ट को देखते हैं। डी पार्ट में है -1 + i। -1 + i को मान लेते हैं कि माना -1 + i = r इंटू कोष्टक में cos थीटा + i sin थीटा। यहाँ पर भी वास्तविक भाग की तुलना और अधिकल्पित भाग की तुलना करते हैं। वास्तविक भाग की तुलना करने पर हमें मिलता है और cos थीटा = -1, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं। अधिकल्पित भाग की तुलना करने पर हमें मिलता है और sin थीटा = 1, इसको इक्वेशन सेकंड लिख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है r² = cos² थीटा + sin² थीटा, जिसे कोष्टक में प्रदर्शित करते हैं, = या इसको हम कह सकते हैं r² इंटू कोष्टक में cos² थीटा + sin² थीटा = -1 का वर्ग + 1 का वर्ग = 2 प्राप्त हुआ। अब हमें मालूम है कि cos² थीटा + sin² थीटा = 1 होता है, तो 1 रखने पर हमें प्राप्त होता है r² = 2, जिसे सॉल्व करने पर r √2 प्राप्त हुआ। इसे इक्वेशन थर्ड लिख देते हैं। अब r के इस मान को इक्वेशन थर्ड से r के इस मान को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में रखते हैं, तो r √2 है, तो इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर हमें मिलता है √2 cos थीटा = -1, जिसको सॉल्व करने पर cos थीटा = -1/√2 प्राप्त होता है, जिसको इक्वेशन फोर्थ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब r √2 इक्वेशन सेकंड में रखते हैं तो हमें मिलता है √2 sin थीटा = 1, जिसे सॉल्व करने पर sin थीटा = 1/√2 मिलता है, और ये इक्वेशन फिफ्थ हो गया। यहाँ हम देखते हैं कि जो साइन है वो निगेटिव, कॉस जो है निगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, यानी अब दूसरे चतुर्थांश में कोसाइन ऋणात्मक तथा साइन धनात्मक होता है। अतः समीकरण 4 एवं 5 से थीटा का मान दूसरे चतुर्थांश में मिलेगा, यानी थीटा = 135 अंश मिलेगा, जिसको हम